आज की जनचर्चा में सभी का स्वागत। आज की जनचर्चा में हम वर्तमान स्थिति पर श्री श्याम अग्रवाल, संपादक, आज का आनंद, 27 मार्च 2026 के संपादकीय पृष्ठ का संदर्भ में मुश्किलें थम गई, दर्द कम हो गया। अब लोगों का गम ही अपना गम हो गया। वक्त तो आसमां को भी झुका देता है। जो न होना था वो भी एकदम हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से और आज तक की स्थिति को हमारी प्रजातंत्र की व्यवस्था को के संदर्भ में देखते हैं। ये लिखते हैं, हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुई थी। उस दौर में कंपनी को भारत में अपना बढ़ता साम्राज्य संभालने के लिए उच्च अफसरों की जरूरत थी। इसके लिए कॉर्पोरेटेड सिविल सर्विस बनाई गई। उस वक्त सिलेक्शन के लिए कोई परीक्षा नहीं होती थी। कंपनी के डायरेक्टर जिसे चाहते उसे चुनकर भारत भेज देते थे। शुरू में अधिकारी भारत में आए तो व्यापार करने लगे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी बन गए। वक्त बदला। 1854 में नॉर्थ कोर्ट रेवेलियन के सुधार हुए। इसके बाद 1855 में पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ। अब सिफारिश नहीं, मेरिट के आधार पर चयन होने लगा। लेकिन यह एग्जाम आज के यूपीएससी या सीएससी जैसा नहीं था। परीक्षाएं सिर्फ लंदन में होती थी। सिलेबस भी पूरी तरह यूरोप के विषयों पर ही आधारित था। भारतीयों के लिए इसमें सफल होना नामुमकिन जैसा था। फिर भी 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय बने। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सर्विस की जगह इंडियन सिविल सर्विसेज ने यानी आईसीएस ने ले ली। 1883 तक केवल भारतीय ही आईसीएस थे। केवल 12 भारतीय ही आईसीएस थे। बदलाव की अगली बयार 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ आई। आखिरकार 1922 में पहली बार सिविल सर्विस की परीक्षा लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में भी होने लगी। इससे भारतीयों के लिए रास्ते खुले और वे अपनी ही जमीन पर आईएएस अफसर बनने लगे। इसी दौर की एक गौरवशाली मिसाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने 1920 में चौथी रैंक हासिल की थी, मगर उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी छोड़कर देश की आज़ादी को चुना। इसलिए 1921 में इस्तीफा दे दिया
और फिर आजादी के जंग में कूद पड़े। 1947 में जब भारत में आजादी का सूरज निकला था, उस वक्त भारत में 980 सिविल सर्विस अफसर थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद जब भारत की अपनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस बनी, तो कई राजनेता अंग्रेजों की इस पद्धति को खत्म करना चाहते थे। उनका मानना था कि ये वही अफसर हैं जिन्होंने हम पर राज किया। लेकिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में इसे बनाए रखने की जोरदार वकालत की। उन्होंने साफ कहा कि देश को चलाने के लिए सिविल सेवा बेहद जरूरी है। अगर मजबूत ऑल इंडिया सर्विस नहीं होगी तो भारत एकजुट नहीं रह पाएगा। सरदार पटेल ने इस नौकरशाही को देश का स्टील फ्रेम कहा था। सारे विवादों के बाद अंग्रेज भारत ने अंग्रेजों के सिविल सर्विस के मॉडल को ही अपनाया। संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 308 को लेकर 323 तक सिविल सर्विसेज के बारे में विस्तार से बात की गई है। सच तो यह है कि उस दौर की उथल पुथल के बीच अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में मजबूती से खड़ा हो सका, तो उसमें इन सिविल सर्वेंट के पर्दे के पीछे की भूमिका को कभी नकारा नहीं जा सकता। असल में आजादी से लेकर अब तक ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करने के लिए समय समय पर कई बार रिफॉर्म हुए, जिनसे अधिकारियों की कार्यशैली में भी बड़ा बदलाव आया। एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी आखिर काम कैसे करती है। हमारे देश की सरकार संविधान के तहत 3 मुख्य हिस्सों में बटी हुई है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सिविल सर्वे एग्जीक्यूटिव का हिस्से होते हैं। इसका मुख्य काम कानून, नीति और योजनाओं को लागू करना होता है। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन ये ऑफिसर परमानेंट होते हैं। आजादी के बाद सिविल सर्वेंट्स को चुनने की जिम्मेदारी यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग को सौंपी गई। हर साल लाखों युवा यह परीक्षा देते हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर चुने जाते हैं उन्हें मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली, ऑल इंडिया सर्विस। इसमें मुख्य 3 सर्विस आती हैं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करते हैं। दूसरी कैटेगरी सेंट्रल सर्विसेज की है, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, आईएएस आदि। ये अधिकारी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के विभागों को संभालते हैं। इसमें सिविल सर्वेंट के काम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रशासनिक। इसे आसान भाषा में समझें तो नेता का काम है सार्वजनिक मंच से घोषणा करना, लेकिन उस योजना को जमीन पर उतारने का काम अधिकारियों का है।
नीतियां लागू करना है और जनता तक योजनाओं को सीधा फायदा पहुंचाना है। इसका बड़ा उदाहरण स्वच्छ भारत अभियान है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसकी घोषणा तो कर दी, लेकिन असल में इसमें कितना पैसा लगेगा, गांव गांव में टॉयलेट कैसे बनेंगे, ठेका किसे मिलेगा और इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, यह सारा काम अलग अलग लेवल पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स को करना होता है। इसके अलावा सरकारी रिकॉर्ड्स और डाटा सुरक्षित रखना भी इन्हीं का काम है। दूसरा जरूरी काम है एडवाइजरी फंक्शन, यानी सलाहकार की भूमिका में रहना। संविधान के मुताबिक हर 5 साल में सरकार बदल सकती है, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, मतलब उसका पुराना कच्चा चिट्ठा, इन सरकारी कर्मचारियों के पास ही होता है। जब कोई मंत्री नई योजना बनाने की सोचता है तो ये अधिकारी इसे बताते हैं कि टेक्निकली क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। नीति आयोग इसका बड़ा उदाहरण है। यहाँ टॉप ब्यूरोक्रेट्स उस विषय में एक्सपर्ट्स मिलकर देश के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तीसरा काम रेगुलेटरी फंक्शंस का है। इसे आसान भाषा में समझेंगे तो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाना और उसका पालन करना। जब कोई कंपनी शेयर बाजार में फ्रॉड करती है तो सेबी उस पर डंडा चलाती है। उन लोगों के खाने पीने की चीजों में मिलावट होती है तो उस पर एक्शन लेना होता है। ये सभी विभाग नौकरशाही के हिस्से हैं, जो समाज के हित की रक्षा के लिए नियम बनाते हैं, लाइसेंस देते हैं, नियम तोड़ने वालों को जुर्माना लगाते हैं। यानी आपके जन्म के सर्टिफिकेट से लेकर आपके शहर की सुरक्षा के टैक्स के पैसों का हिसाब, देश की बड़ी नीतियों तक, सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। आज़ादी के वक्त हमारे पहले गृह मंत्री सरकार पटेल ने जिस आईएएस सर्विस को देश का स्टील फ्रेम कहा था, आज उसी ढांचे में जंग लगती दिख रही है। यह जंग केवल भ्रष्टाचार की नहीं, भ्रष्टाचार के साथ साथ मानसिकता की भी है, जो जनता के नौकर को ही जिले का राजा बना देती है। जब ब्यूरोक्रेसी में हीरो वर्शिपिंग आ जाती है तो उसके नतीजे कितने डरावने हो सकते हैं, इसे हाल ही की कुछ घटनाओं से समझा जा सकता है। हमारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम कुछ हद तक जर्जर हो चुका है। लगता है स्टील फ्रेम में अब जंग बची है, क्योंकि जनता के सामने कुछ भ्रष्ट आईएएस अफसरों के घोटाले टीवी चैनलों पर जनता देख चुकी है। इसका एक बेहद खूबसूरत पहलू भी है। सभी आईएएस अफसर एक जैसे नहीं होते। इनमें से कुछ कुर्सी संभालते हैं तो सिर्फ फाइल नहीं निपटाते, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं मनीष बंसल। यूपी के संभल जिले में कभी सोत नदी बहती थी। यह किसानों की जीवन रेखा हुआ करती थी, लेकिन पिछले 50 सालों में अतिक्रमण और सरकारी उपेक्षा ने इस नदी को सूखे मैदान में बदल दिया था। जहां कुछ लोग खेती करने लगे थे। 2022 में जब मनीष बंसल यहाँ के कलेक्टर बने तो उन्होंने इस 110 किलोमीटर लंबी मरीवी नदी को फिर से जिंदा कर दिया।
जिन्होंने पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स निकलवाए, वहां से अवैध कब्जे हटवाए और मनरेगा मजदूरों के साथ मिलकर दिन रात गाद की सफाई कराई। किनारे सुरक्षित रहें, इसके लिए 10,000 बांस के पौधे लगवाए। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 6 महीने में लुप्त हो चुकी नदी फिर से कलकल बहने लगी। ऐसी एक मिसाल मणिपुर के मिरेकर मैन ऑर्मस्टाम पामे की है। वे जब टॉस से में एसडीएम थे तो उन्होंने देखा कि रोड नहीं होने के कारण गांव वालों को मीलों पैदल चलना पड़ता है या नदी पार करने को मजबूर हैं। सरकार से फंड मांगा तो नहीं मिला। उन्होंने क्राउड फंडिंग करके 40 लाख रुपए जमा किए और 5 लाख उन्होंने खुद अपनी जेब से लगाए। इस तरह उन्होंने 100 किलोमीटर की रोड बनवा दी। इसी तरह नोएडा की आईएएस अफसर दुर्गा नागपाल ने भी इलाके के खूंखार रेत माफियाओं के खिलाफ एक्शन ली और 90 से अधिक माफियाओं को जेल भेजा। इस तरह 2 हफ्तों में ही उन्होंने 150 करोड़ की रॉयल्टी वसूल की। बेशक इसमें उन्हें राजनेताओं का दबाव भी सहना पड़ा, लेकिन वे अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाती रही। इसी संदर्भ में एक याद आता है चुनाव विभाग के टीएन शेषन, जिन्होंने देश के लिए एक बड़ी व्यवस्था बदली, जो सभी को याद है। आज हमारे साथ रवि कुमार जी एडवोकेट जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा रवि कुमार जी का स्वागत है। रवि कुमार जी भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और इसके व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी काम कर रहे हैं, तो संक्षिप्त में वो भी अपना विचार रखें। रवि जी अपना म्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें अपने को। जी सर। हाँ जी, हाँ। स्वागत है रवि जी। हाँ, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अभी श्री राकेश गुप्ता जी ने हमें सिविल सर्विस के बारे में पूरा विवरण दिया कि इनकी भूमिका हमारे देश में कितनी जरूरी है, इनके विकास, देश के विकास में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका। मैं बस ये कहना चाहूंगा, अगर जब तक हम गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर सकते, यदि शासन व्यवस्था में कड़ी जवाबदेही, पारदर्शिता, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता आधारित कार्य प्रणाली लागू की जाए, तो न केवल योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता को मिल सकता है, 100% योजनाएं हर लाभार्थी के घर तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसमें बस मैं ये कह, दो तीन मेरे पॉइंट हैं। इस सभी जो आईएएस अधिकारी हैं, इनके नीचे जो निचले पर के अधिकारी हैं, अगर एक ऐसी योजना बनाए जैसे सभी सरकारी योजनाओं के लिए भी गुणवत्ता मानक अनिवार्य हो, इनकी जवाबदेही सभी के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेही ये नहीं होना चाहिए कि भैया कोई योजना बनाई इन्होंने और योजना इनकी खत्म हो गई और हमें ये भी नहीं पता चल पाता कभी कभी कि कब खत्म हुई कब पूरी हुई। इसलिए कार्य निष्पादन का नियमित मूल्यांकन और सार्वजनिक रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और हमारे नेता जनप्रतिनिधि हमारे देश में 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हमारी जो सारी व्यवस्था है देश की, इन सिविल सर्विस अधिकारियों पर टिकी रहती है। तो इनकी भूमिका, इनकी व्यवस्था और इनकी जो सकारात्मक सोच है हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बस मैं ये विचार कहना चाहूंगा इसमें। तो मुझे मुझे अच्छा लगा, बहुत सही, आपका धन्यवाद मुझे बहुत बोलने का सही मौका रवि जी दिया। ने कहा। धन्यवाद रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आम जनता तो शासन के संविधान के अनुसार ही चलती है। हम्म। वो संविधान से, सरकारी नियमों से पूरा समर्थन करती है, पूरा प्रयास करती है। लेकिन व्यवस्था उसके सामंजस्य के लिए जो अधिकारियों की जिम्मेदारियां हैं, बैंक अधिकारियों की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर वो उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण देखें और आम जन को, जन जन को प्रजातंत्र में केवल वोट देने का अधिकारी ना मानकर उसको एक सम्मानित के रूप में देखें। जहाँ गलतियां हों वो
सजाएं का प्राविधान सही है, लेकिन केवल सारी गलतियां आम जनता की हों, इस पर विचार हो और व्यवस्थाओं में सुधार अगर हो तो भारत विकास का जो नक्शा हमने लिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है 2047 का, वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है और लक्ष्यों से अधिक विकास हो सकता है। और भारत का सपना, भारत की जनता को जो खुशहाली मिले, आज जो परिस्थितियां विषम हो रही हैं, उन विषम परिस्थितियों में भी जो आप विकास का गति दे सकते हैं। आज यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ कोई और तो नहीं जुड़ा हुआ, रवि जी जी? नहीं, नहीं सर। नहीं। ठीक है। आज रवि जी को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। और इसमें हम आम जन को भी, जन जन को आमंत्रित करते हैं कि वो कमेंट्स में अपना नंबर डालें, तो हम अगली चर्चाओं में वो भाग ले सकते हैं और लें। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।